हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम किंगडम प्रोटिस्टा को कंप्लीट कर चुके हैं और हमने किंगडम फंजाई को स्टार्ट कर दिया था। किंगडम फंजाई के कुछ जनरल कैरेक्टर्स पर अपनी बात हो चुकी है। इसके अलावा हमने ये भी देखा फंजाई में कि फंजाई की बॉडी कैसी होती है। द बॉडी ऑफ द फंजाई इज नोन एज माइसीलियम एंड दैट माइसीलियम इज मेड अप ऑफ some filaments and those filaments are termed as hyphae। तो ध्यान रखें माइसीलियम क्या होता है, हाइफी क्या होता है। इसके अलावा हमने फंजाई में देखा कि दो तरह की स्पीशीज हो सकती हैं। एक तो होते हैं होमोथैलिक और दूसरे होते हैं हीट्रोथैलिक स्पीशीज। जब हम होमोथैलिक स्पीशीज की बात करते हैं तो सिंगल माइसीलियम से ही गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है एंड दीज गैमीट्स दे कैन फर्टिलाइज विद ईच अदर। तो fertilization when takes place in between the genetically similar gametes, then those species are homothallic species। तो इस तरह का जो माइसीलियम हुआ वो हुआ सेल्फ फर्टाइल नेचर का। लेकिन दूसरी जो स्पीशीज होती हैं वह कहलाती हैं हीट्रोथैलिक स्पीशीज। अब हीट्रोथैलिक स्पीशीज की जब हम बात करते हैं तो यहां पर दो माइसीलियम की बात आती है कि दो अलग अलग माइसीलियम से गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा एंड the gametes which are formed from two different myceliums they undergo fertilization। तो यहां पर जो fertilization होगा वो genetically dissimilar gametes के बीच में होता है। means if the fertilization takes place in between the genetically dissimilar gametes then those species are termed as heterothallic species। तो heterothallic species में जो mycelium होंगे दो अलग अलग वो self sterile nature के होंगे। तो दो स्पीशीज की बात आपके सामने आई, होमोथैलिक और हीट्रोथैलिक। लेकिन मोस्ट ऑफ द फंजाई जो होते हैं दे आर हीट्रोथैलिक इन नेचर। ज्यादातर हीट्रोथैलिक नेचर के ही फंजाई देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमने यहां पर डिस्कस कर लिया था अबाउट द रिप्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन तीन मोड में यहां पर देखने को मिलता है। वेजिटेटिव भी मिलता है, साथ ही साथ यहां पर एसेक्सुअल भी मिलेगा और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी मिलेगा, जिसमें हमने वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे बात कंप्लीट कर ली थी। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि जो माइसीलियल फंजाई होती हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो फिर कुछ जो कि एक्सेप्शनल केसेस हैं नॉन माइसीलियल फंजाई के, जैसे कि सैक्रोमाइसिस और शाइजोसैक्रोमाइसिस, उनके अंदर बडिंग और फिशन देखने को मिलता है। इसके बाद हमने बात की थी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई इज कैरीड आउट बाय मींस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। और यहां पर दो तरह के एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। एक तो बनते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स और दूसरे बनते हैं कोनिडिया। जो स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं वो तो स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, इसलिए उनका जो ओरिजिन माना जाता है वो एंडोजीनस माना जाता है। जबकि कोनिडिया जो बनता है वो किसी बॉडी के अंदर नहीं बनता, वो डायरेक्टली कोनिडियोफोर पे बना, इसलिए उसका ओरिजिन एक्सोजीनस माना गया। तो यहां तक कोनिडिया फॉर्मेशन तक अपनी बात इस प्रीवियस लेक्चर में हुई थी। अब यहां पर हम देखने जा रहे हैं इसका तीसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। So now we started the sexual mode of reproduction in case of fungi। अब जब हम फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो फिर गैमीट्स की बात आती है। तो यहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बन के आएगा फंजाई में जिसमें गैमीट्स बनते हैं और उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है गैमीटेंजियम। सो द स्ट्रक्चर इन विच द गैमीट्स आर फॉर्म्ड दैट इज टर्म्ड एज गैमीटेंजियम। तो आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाए कि फंजाई में उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है जिसके अंदर गैमीट्स बनते हैं, तो आप क्या कहेंगे? गैमीटेंजियम। अब ये गैमीटेंजियम मेल गैमीटेंजियम भी होगा और फीमेल गैमीटेंजियम भी होगा। तो मेल गैमीटेंजियम को तो यहां पर कहा जाता है एंथ्रीडियम, जबकि फीमेल गैमीटेंजियम को यहां पर कहा जाता है ओगोनियम। तो ये भी दिमाग में रखें कि मेल गैमीटेंजियम को क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम, और फीमेल गैमीटेंजियम को क्या बोलेंगे? ओगोनियम। ये नाम आएंगे आपके सामने, अभी मैंने आपको यही बता दिए। एंथ्रीडियम मेल गैमीटेंजियम को कहा जाएगा और ऊगोनियम फीमेल गैमीटेंजियम को कहा जाएगा। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम फंजाई में देखते हैं तो ये तीन स्टेप्स में यहां पर कंप्लीट होता है। मींस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई इट कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। और ये जो 3 स्टेप्स यहां पर इन्वॉल्व होते हैं, पहला होता है प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी और तीसरा मियोसिस। इसी सीक्वेंस में चलेंगे ये तीनों स्टेप। तो कई बार सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा फंजाई के अंदर उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो किस सीक्वेंस में है, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा इनको लिख के, और उसकी सीक्वेंसिंग आपसे पूछ ली जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होता है? कैरियोगेमी, और कैरियोगेमी के बाद क्या होता है? मियोसिस।
अब सबसे पहले इस प्लाज्मोगेमी की बात करें तो व्हाट इज प्लाज्मोगेमी? प्लाज्मोगेमी का मतलब है यहां पर दैट इज द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जहां पर केवल साइटोप्लाज्म फ्यूज हो, उनके न्यूक्लियस फ्यूज ना हो, तो फिर आप उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगेमी। जब हम कैरियोगेमी की बात करते हैं तो कैरियो शब्द से आप समझते ही हैं दैट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस, कैरियो मींस न्यूक्लियस। तो व्हेन देयर विल बी द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई देन दैट इज नोन एज कैरियोगेमी। और मियोसिस तो आप जानते ही हैं, मियोसिस का मतलब है रिडक्शनल डिवीजन, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड का फॉर्मेशन, दैट विल बी द मियोसिस। तो ये 3 स्टेप्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है फंजाई के अंदर। इसको हम डिटेल में देखते हैं यहां पर इस पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, कि अगर हम बोल रहे हैं कि जो मेन बॉडी होती है माइसीलियम फंजाई की, तो उस माइसीलियम पे गेमिटेंजियम बने और उसी गेमिटेंजियम से गेमीट का फॉर्मेशन हुआ। अब जब वो गेमीट्स बन के आ रहे हैं, वो गेमीट्स आपस में फ्यूजन शो करेंगे। When the gametes which are haploid in nature, when they undergo fusion, then their cytoplasm will fuse but their nuclei do not fuse. तो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, तो कौन सा स्टेप हो गया? दैट इज द फर्स्ट स्टेप, प्लाज्मोगेमी। तो 2 गेमीट्स जो कि हैप्लॉइड नेचर के थे, when they come close to each other and fuses, their cytoplasm get fused but their nuclei do not fuse, and this fusion of cytoplasm is termed as plasmogamy. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया यहां पर, प्लाज्मोगेमी। अब जब इस तरह का प्रोसेस हुआ जिसमें 2 सेल्स जो थे, यानी जो 2 गैमीट्स थे, उनके साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं है, तो एक ऐसा सिंगल सेल बन के यहां पर आ जाएगा जिसमें आपको 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑब्जर्वेबल होंगे। और ये जो स्ट्रक्चर बन के आता है, इस स्ट्रक्चर को बोल दिया जाता है डाइकैरियन। सो व्हाट इज डाइकैरियन? डाइकैरियन इज दैट सिंगल सेल दैट कंटेन्स द 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। और ये जो फेज बन के आती है जिसमें ये डाइकैरियन बन गया, इसको डाइकैरियोफेज बोल दिया जाता है। इसको क्या बोल देंगे इस फेज को? दिस फेज इज नोन एज डाइकैरियोफेज। अब जब ये साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन हो गया और ये 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एक सिंगल सेल में हैं, तब ये दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई भी आपस में फ्यूज हो जाएंगे। नाउ देयर विल बी द फ्यूजन ऑफ द 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑफ दैट डाइकैरियन। और जब दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होंगे तो उस प्रोसेस को आप बोल देंगे कैरियोगेमी। सो दिस विल बी द सेकेंड स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि अब यहां पर न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो गया, और न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ तो वो कैरियोगेमी यहां पर परफॉर्म हो गई। ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ बोथ द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑफ डाइकैरियन, इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सिनकैरियन और यू कैन से जाइगोट। तो यहां पर बन के आ जाता है डिप्लॉइड जाइगोट या डिप्लॉइड सिनकैरियन। तो कैरियोगेमी परफॉर्म होने पर क्या बन के आया स्ट्रक्चर? जाइगोट, जिसको यहां पर हम सिनकैरियन भी बोल रहे हैं। और ये सिनकैरियन या जाइगोट जो बनेगा उसकी प्लॉइडी क्या होगी? इट इज डिप्लॉइड इन नेचर। अब जब ये डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है तब इसके अंदर होगा रिडक्शनल डिवीजन, मींस नाउ दिस डिप्लॉइड सिनकैरियन और जाइगोट इट विल अंडरगो मियोसिस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये अब तीसरा स्टेप फॉलो हो रहा है यहां पर, दैट इज द मियोसिस। This diploid zygote when undergo meiosis, it will give rise to haploid spores. क्या बन के आ जाएंगे यहां पर? ये haploid spores बन के आ जाएंगे। अब जब ये haploid spores बन जाएंगे, then these spores undergo germination. इनका germination होता है और ये germinate होते हुए वापस से एक haploid mycelium का formation करा देते हैं। These haploid spores when undergo germination, they will give rise to the haploid mycelium. तो ये पूरा फंजाई के अंदर जो आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, इसमें कितने स्टेप्स चले? पहला चला प्लाज्मोगेमी, जिसमें दोनों ही गैमीट्स के साइटोप्लाज्म फ्यूज हुए लेकिन न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक सिंगल सेल बना दैट कंटेन्स द 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, और उसको आपने कहा डाइकैरियन। इसी डाइकैरियन के ये दोनों ही न्यूक्लियाई फिर फ्यूज हो जाते हैं, तो फिर यहां पर स्टेप चला कैरियोगेमी। उसी कैरियोगेमी के कारण क्या बन के आया? डिप्लॉइड जाइगोट, जिसको आपने डिप्लॉइड सिनकैरियन भी बोला। उस डिप्लॉइड जाइगोट के अंदर हुआ तीसरा स्टेप, दैट इज द मियोसिस, और उससे बन के आए हैप्लॉइड स्पोर्स। व्हेन दीज हैप्लॉइड स्पोर्स अंडरगो जर्मिनेशन, दे विल गिव राइज टू द माइसीलियम।
तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करवाते हुए फंजाई के अंदर कंप्लीट होता है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आएगी। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी हमने क्लास नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। पहला आता है इसमें फाइकोमाइसिटीज, दूसरी क्लास आती है एस्कोमाइसिटीज, तीसरी क्लास आएगी बेसिडियोमाइसिटीज और चौथी क्लास आएगी ड्यूटेरोमाइसिटीज। कि अगर हम बात करें एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में, तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में एक लॉन्ग गैप या एक इंटरविनिंग गैप देखने को मिलता है। ठीक है, गैप आएगा और उसी गैप में ये डाइकैरियन ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, तो देयर विल बी अ लॉन्ग गैप और इंटरविनिंग गैप is found in between the plasmogamy and karyogamy of ascomycetes and basidiomycetes। लेकिन अगर यही बात हम फाइकोमाइसिटीज के मेंबर में देखें, तो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स में प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में इस तरह का लॉन्ग गैप या इंटरविनिंग गैप नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग गैप वहां नहीं आता। वहां पर जैसे ही प्लाज्मोगेमी हो रही है, ठीक प्लाज्मोगेमी के इमीडिएट बाद ही कैरियोगेमी परफॉर्म हो जाती है, इसलिए लॉन्ग गैप या इंटरवेनिंग गैप वहां पर ऑब्जर्वेबल नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट नोट यहां पर लिखा हुआ मिल रहा है, ये ध्यान में रखें इस इंपॉर्टेंट नोट को, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट देयर इज अ लॉन्ग गैप और यू कैन से इंटरवेनिंग गैप in between the plasmogamy and karyogamy in ascomycetes and basidiomycetes. But such type of long gap or intervening gap between plasmogamy and karyogamy is not found in case of phycomycetes. Is it clear? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये एनसीईआरटी की, भूलना नहीं है। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में ये जो नोट लिखा हुआ मिल रहा है, ये एनसीईआरटी की लाइंस आपको वहां मिलेंगी। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, आप भूलना नहीं है इस बात को। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि फंजाई के अंदर अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं तो वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप प्लाज्मोगेमी, दूसरा स्टेप कैरियोगेमी और तीसरा स्टेप होता है मियोसिस। अब आती बात कि फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल फ्यूजन होता है ये कई टाइप्स का हो सकता है। So in case of fungi, sexual fusion it is of many types। अब ये many types कौन कौन से हो सकते हैं? एक होता है इसमें गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, दूसरा यहां पर देखने को मिल सकता है गैमीटेंजियल कॉप्युलेशन, तीसरा मिल सकता है सोमेटोगेमी और चौथा मिल सकता है स्पर्मेटाइजेशन। इन पर एक एक करके हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं हम गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट के बारे में। अब गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट जो है ये देखने को मिलेगा, एक तो फाइकोमाइसिटीज की, एक को हम जब सब डिवाइड कर रहे हैं तो एक oomacetes आती है और एक zygomacetes आती है। तो गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट इट इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ oomacetes, जो कि सब क्लास है फाइकोमाइसिटीज की ही, और गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट इट इज ऑल्सो फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज। oomacetes और एस्कोमाइसिटीज के अंदर आपको ये गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट देखने को मिलेगा। आप समझते हैं कि होता क्या है ये गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। देखिए, दिस इज द माइसीलियम। एक ही माइसीलियम के 2 अलग अलग हाइफी पर यहां पर गैमीटेंजियम का फॉर्मेशन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन केस ऑफ गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट द gamitangium, that is male and female gamitangium, they are formed on the different hyphae of the same mycelium। तो ये सेम माइसीलियम है और इसी सेम माइसीलियम से ये 2 अलग अलग हाइफी बने। ये एक हाइफी बना, मींस दिस इज द फर्स्ट हाइफी एंड दिस इज द सेकेंड हाइफी। तो 2 अलग अलग हाइफी पर यहां पर गैमीटेंजिया का फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। पहले हाइफी पर बना ये गैमीटेंजियम, दैट इज द मेल गैमीटेंजियम, दिस इज द मेल गैमीटेंजियम एंड दिस इज नोन एज द एंथ्रीडियम। ऐसे ही सेम माइसीलियम का जो दूसरा हाइफी होगा उससे बन के आया फीमेल गैमीटेंजियम एंड दैट फीमेल गैमीटेंजियम इज नोन एज ओगोनियम। तो नाम आ गया आपके सामने कि मेल गैमीटेंजियम को क्या बोल रहे हैं और फीमेल गैमीटेंजियम को क्या बोल रहे हैं।
मेल गैमेटेंजियम इज टर्म्ड एज एंथ्रीडियम एंड फीमेल गैमेटेंजियम इज नोन एज ओगोनियम। ये तो बात समझ में आ ही रही होगी आपके कि जितने भी अपन स्ट्रक्चर्स लिख रहे हैं सब क्या हैं, हैप्लॉइड नेचर के, क्योंकि माइसीलियम जो होगा फंजाई का वो क्या है, हैप्लॉइड। तो हाइफी भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। और ये हैप्लॉइड है तो फिर ये गैमेटेंजियम जो बन रहे हैं ये भी कैसे होंगे भाई, ये भी हैप्लॉइड। अब ये जो एंथ्रीडियम बना, इस एंथ्रीडियम का न्यूक्लियस होगा तो वो मेल न्यूक्लियस कंसीडर किया जाएगा, मींस इट एक्ट एज अ मेल गैमीट। तो मेल न्यूक्लियस और मेल गैमेट इट इज ऑल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। ओगोनियम के अंदर बन के आ रहा है फीमेल न्यूक्लियस और यू कैन से फीमेल गैमीट, या फिर हम उसको एग सेल बोल देंगे, वो भी हैप्लॉइड नेचर का ही होगा। अब ये जो मेल न्यूक्लियस होगा एंथ्रीडियम का, ये मेल न्यूक्लियस पहुंचता है इस ओगोनियम के अंदर और फर्टिलाइज कर देगा उस एग सेल को। तो एंथ्रीडियम और ओगोनियम को पहले क्या होना चाहिए, दे शुड कम क्लोज टू ईच अदर। कि एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम दे हैव टू कम क्लोज टू ईच अदर। जब वो दोनों पास पास आ जाते हैं तो उनके बीच में एक ट्यूब बन जाती है और उस ट्यूब को यहां पर कहा जाता है फर्टिलाइजिंग ट्यूब। क्या बोलेंगे उसको, फर्टिलाइजिंग ट्यूब। और जब वो फर्टिलाइजिंग ट्यूब बन जाएगी तो द मेल न्यूक्लियस ऑफ द एंथ्रीडियम इट माइग्रेट्स थ्रू दैट फर्टिलाइजिंग ट्यूब इनटू द ओगोनियम। वो ओगोनियम में उस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा ओगोनियम में पहुंच जाता है और वहां पर ओगोनियम में पहुंचने पर वो उस फीमेल न्यूक्लियस मींस एग सेल को फर्टिलाइज कर देगा। मींस जब वो फर्टिलाइजिंग ट्यूब बनी तो उस फर्टिलाइजिंग ट्यूब से एंथ्रीडियम का पूरा साइटोप्लाज्म भी पहुंचा ओगोनियम के अंदर। तो सबसे पहले तो दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ और जैसे ही दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है दोनों के न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाते हैं। यानी यहां पर क्या हो गया, प्लाज्मोगेमी भी हो गई और साथ ही साथ कैरियोगेमी भी हो गई। तो प्लाज्मोगेमी भी परफॉर्म हुई और कैरियोगेमी भी परफॉर्म हुई। अब यहां पर देखिए हमने कोई प्रोलॉन्ग्ड या इंटरमीडिएट गैप की बात नहीं की। इसका मतलब जो हम ये सारी बात कर रहे हैं ये किसके अंदर कर रहे हैं, फाइकोमाइसिटीज के अंदर, क्योंकि फाइकोमाइसिटीज के अंदर लॉन्ग या इंटरविनिंग गैप प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइकोमाइसिटीज की क्लास है ओमाइसिटीज। तो ये जितना भी हम डिस्कशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ओमाइसिटीज के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहां पर हुआ क्या, प्लाज्मोगेमी परफॉर्म हो गई और कैरियोगेमी परफॉर्म हुई। और जब कैरियोगेमी हो गई तो मेल न्यूक्लियस किसके साथ फ्यूज हो चुका होगा, एग सेल के साथ फ्यूज हो चुका, मींस फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो चुका होगा। ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस इट विल गिव राइज टू द जाइगोट। वो क्या बना देगा, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करवा देगा। नाउ दिस डिप्लॉइड जाइगोट हियर टर्म्ड एज oospore। ये क्या कहलाएगा, oospore के नाम से जाना जाएगा। अब क्योंकि ये जो oospore बना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर बनता है, इसलिए उस oospore को हम क्या मानेंगे, इट इज कंसिडर्ड एज द सेक्सुअल स्पोर। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो oospore है ये क्या बना है, दिस इज द सेक्सुअल स्पोर। ये एक सेक्सुअल स्पोर कंसीडर किया जाएगा। नाउ दिस डिप्लॉइड oospore इट विल अंडरगो मियोसिस। प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी दोनों हो चुकी थी, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेप तो परफॉर्म हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या बचता है, मियोसिस। तो फिर डिप्लॉइड oospore के अंदर वो तीसरा स्टेप यानी मियोसिस परफॉर्म होगा and this will give rise to the haploid spores, and these haploid spores when undergo germination they give rise to the haploid mycelium। तो वो क्या बना देगा, वो haploid mycelium का फॉर्मेशन करा देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से गैमीट एंजियल कॉन्टैक्ट यहां पर देखने को मिलता है। कॉन्टैक्ट किस चीज का हुआ, यहां पर गैमीट एंजियम का कॉन्टैक्ट हुआ है। यहां पर वो गैमीट एंजियम पास पास है तभी तो जाके उनमें प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी परफॉर्म हुआ। ये जो हमने इस ग्राफ में इस एक तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में देखा, अब इसी को हम यहां डायग्रामेटिक फॉर्म में समझ लेते हैं एक बार। देखिए हमने बोला कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट जो होता है ये जब होगा जब एक ही माइसीलियम के दो अलग अलग हाइफी से गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन हो। तो यहां पर यही बात हो रही है कि एक हाइफी तो ये है और दूसरा हाइफी ये है, तो सेम माइसीलियम कंटेनिंग द टू डिफरेंट हाइफी। एक ही माइसीलियम की ये दो डिफरेंट हाइफी है। एक हाइफी से तो बन के आ रहा है एंथ्रीडियम, समझ रहे हैं इस बात को, दिस इज द एंथ्रीडियम एंड दिस एंथ्रीडियम इज द मेल गैमेटेंजियम। और दूसरे हाइफी से क्या बन के आ रहा है, दिस इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल गैमेटेंजियम
दैट इज द oogoनियम। तो ये oogoनियम दूसरे हाइफी पर बन के आ रहा है। एक ही माइसीलियम के दो अलग अलग हाइफी से एंथ्रीडियम और oogoनियम का फॉर्मेशन हुआ। अब शुरुआत में जब हम देखते हैं, इनिशियल स्टेज में जब देखते हैं, तो एंथ्रीडियम एंड oogoनियम दे पोजेसेस मैनी न्यूक्लियाई, इनके अंदर कई न्यूक्लियाई होंगे। लेकिन जब मैच्योर हो जाएंगे एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, देन एट मैच्योरिटी एंथ्रीडियम एंड oogoनियम दे कंटेन सिंगल न्यूक्लियस। मैच्योर होने पर अब आपको इसमें एक एक न्यूक्लियस ही देखने को मिलेगा, बाकी जो न्यूक्लियाई होंगे वो डिजनरेट हो जाते हैं। तो यहां डायग्राम में देखिए, एंथ्रीडियम में कई सारे ब्लैक आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द न्यूक्लियाई। लेकिन मैच्योर होने पर केवल सिंगल न्यूक्लियस होगा, दैट विल कंसीडर एज द मेल न्यूक्लियस, जो कि यहां रेड कलर से शो किया हुआ है। दिस इज द मेल न्यूक्लियस। फिर यहां देखिए oogoनियम के अंदर भी कई सारे न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं, वो इनिशियल स्टेज में होंगे, लेकिन मैच्योर होने पर oogoनियम में भी एक ही न्यूक्लियस होगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द फीमेल न्यूक्लियस। तो एट मैच्योरिटी बोथ एंथ्रीडियम एंड oogoनियम कंटेन सिंगल न्यूक्लियस। अब जब मैच्योर हो जाते हैं एंथ्रीडियम और oogoनियम, देन दे कम क्लोज टू ईच अदर। क्या होगा, ये दोनों पास पास आएंगे, और जब ये पास पास आते हैं देन दे फॉर्म्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को यहां पर बोल दिया जाता है फर्टिलाइजिंग ट्यूब और फर्टिलाइजेशन ट्यूब। इसको यहां पर बोल देंगे हम फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजिंग ट्यूब। ये फर्टिलाइजिंग या फर्टिलाइजेशन ट्यूब ही इन दोनों के साइटोप्लाज्म और इन दोनों के ही न्यूक्लियाई को फ्यूजन करने में मदद करवाती है। अब इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा ही इस एंथ्रीडियम का जो पूरा साइटोप्लाज्म होगा, इट विल माइग्रेट इनटू द oogoनियम, वो oogoनियम में माइग्रेट कर जाएगा। और साथ ही साथ ये न्यूक्लियर जो होगा एंथ्रीडियम का, दैट विल बी द मेल न्यूक्लियस, इट ऑल्सो माइग्रेट्स थ्रू दिस फर्टिलाइजिंग ट्यूब एंड एंटर्स इनटू द oogoनियम। तो सबसे पहले तो यहां पर साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन हो जाएगा, यानी प्लाज्मोगेमी हो जाएगी, और साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन के इमीडिएट बाद ही यहां पर परफॉर्म हो जाता है न्यूक्लियस का फ्यूजन, दैट इज द कैरियोगेमी। तो यहां पर प्लाज्मोगेमी, और प्लाज्मोगेमी के इमीडिएट बाद ही कैरियोगेमी हो जाएगी यहां पर। अब जब प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी यहां पर परफॉर्म होगी, देन ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई इनसाइड द oogoनियम, it will give rise to the zygote, and that zygote is termed as oospore। ये डिप्लॉइड oospore का फॉर्मेशन करा देगा। This diploid oospore it will undergo meiosis, और जब इसमें meiosis होगा then it will give rise to the haploid spores, and these haploid spores undergo germination and forms the haploid माइसीलियम, वो हैप्लॉइड माइसीलियम का फॉर्मेशन करा देगा। तो ये आपको इस पिक्टोरियल डायग्राम से फिर वापस से समझ में आ गया होगा कि गेमिटेंजियल कांटेक्ट किस प्रकार से हुआ। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में एक बात लिखी हुई है कि गेमिटेंजियल कांटेक्ट जो है वो यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, दैट इज द oogammy। तो आप समझते ही हैं oogammy में हुआ क्या। oogammy में आप समझते हैं कि जो इट इज अ syngamy in which the male gamete is formed inside the male reproductive structure and female gamete is formed inside the female reproductive structure, and male gamete it reaches inside the female reproductive structure and fertilizes that female gamete, and that female gamete never comes outside the female reproductive structure। तो यहां पर भी तो ऐसा ही हुआ। यहां आपने क्या बोला कि जो एंथ्रीडियम है उसके अंदर जो मेल गैमीट है वो इस फर्टिलाइजिंग ट्यूब के थ्रू इस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मींस oogoनियम के अंदर पहुंचता है, और उस फीमेल गैमीट दैट इज द एग सेल उसको फर्टिलाइज करता है। दैट एग नेवर कम्स आउटसाइड द oogoनियम। तो फर्टिलाइजेशन कहां पर हुआ, इनसाइड द oogoनियम। उस oogoनियम में से कभी भी वो एग सेल बाहर नहीं निकल के आता है। इसी वजह से यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, एक तरीके से oogammy देखने को मिल रही है। तो गेमिटेंजियल कॉन्टेक्ट में आपको क्या देखने को मिला, oogammy देखने को मिली। तो इज इट क्लियर अबाउट द गेमिटेंजियल कॉन्टेक्ट। अब नेक्स्ट आता है इसमें गेमिटेंजियल कॉपुलेशन। अब जब हम गेमिटेंजियल कॉपुलेशन की बात करते हैं तो ये गेमिटेंजियल कॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा जाइगोमाइसिटीज के मेंबर्स में। फाइकोमाइसिटीज की एक और क्लास है दैट इज द जाइगोमाइसिटी। तो गेमिटेंजियल कॉपुलेशन इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द मेंबर्स ऑफ जाइगोमाइसिटीज। अब यहां पर
गैमीटेंजियल कॉपुलेशन में होता क्या है कि दो अलग अलग माइसीलियम से गैमीटेंजिया का फॉर्मेशन होता है। अगर ये हम मान रहे हैं दिस इज द फर्स्ट माइसीलियम एंड दिस इज द सेकेंड माइसीलियम, ये दो अलग अलग माइसीलियम से यहां पर क्या बनेंगे, गैमीटेंजिया फॉर्म होंगे। एंड दीज गैमीटेंजियम दे आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल नेचर के गैमीटेंजियम होंगे। बोथ ऑफ दोज गैमीटेंजिया दे कम क्लोज टू ईच अदर, वो क्या करेंगे, पास पास आएंगे और डायरेक्ट फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट फ्यूजन हो जाएगा उनमें। तो यहां इंपॉर्टेंट बात आ गई, यहां पर किसी तरह की कोई फर्टिलाइजिंग ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हुआ जैसे कि गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट में हुआ था। यहां पर बोथ द गैमीटेंजिया विच आर फॉर्म फ्रॉम टू डिफरेंट माइसीलियम दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड डायरेक्टली फ्यूजेस। जब दोनों गैमीटेंजियम का डायरेक्ट फ्यूजन हो जाएगा तो फिर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये गैमीटेंजियम थे जिसमें से यहां से भी दो न्यूक्लियाई पहुंचे थे और इस सेकंड माइसीलियम से भी दो न्यूक्लियाई पहुंचे थे। तो अब जब फ्यूजन हो गया तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, ये चार न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं। ये चार न्यूक्लियाई में से ये वाला न्यूक्लियस और इधर से ये वाला न्यूक्लियस यहां पर गैमीटेंजियम में आया होगा। ऐसे ही ये जो दो न्यूक्लियाई दिख रहे हैं ये इस वाले माइसीलियम के में से गैमीटेंजिया में होते हुए यहां पहुंचे हैं। तो ये सभी जो न्यूक्लियाई यहां पर दिख रहे हैं ये सारे किस नेचर के हैं, ये सारे हैप्लॉइड है। ये भी हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड है, ठीक इसी तरीके से ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। अब जब गैमीटेंजियम बिल्कुल पास पास आ जाएंगे और जब वो फ्यूज हो जाएंगे तो सबसे पहले उसमें क्या हो जाएगा, उनके साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाएगा, दैट मीन्स द प्लाज्मोगेमी। तो सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगी। जैसे ही प्लाज्मोगेमी होगी इमीडिएटली वहां पर उन न्यूक्लियाई में भी फ्यूजन हो जाएगा, मींस कैरियोगेमी परफॉर्म हो जाएगी। तो ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई यहां पर ये दो इस माइसीलियम से आए और ये दो इस माइसीलियम से आए, ये आपस में फ्यूज होंगे एंड ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ दीज न्यूक्लियाई इट विल गिव राइज टू द जाइगोट। अब यहां पर ये जो जाइगोट बन के आ रहा है, ये जाइगोट जो बना इसमें ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हुए तो ये भी डिप्लॉइड हुआ और ऐसे ही ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हुए तो ये भी क्या हुआ, डिप्लॉइड हुआ। तो ये जो जाइगोट बन के आ रहा है यहां पर दैट कंटेन्स द डिप्लॉइड न्यूक्लियाई दैट इज टर्म्ड एज जाइगोस्पोर। तो यहां पर ये जाइगोस्पोर बन के आता है। तो गैमीटेंजियल कॉपुलेशन के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर बन रहा है उसका नाम क्या आ गया भाई, इसको हम बोल देंगे जाइगोस्पोर। दिस इज द सेक्सुअल स्पोर। तो गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट में जो सेक्सुअल स्पोर बना दैट इज द oospore और गैमीटेंजियल कॉपुलेशन के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर बना उसको आप जाइगोस्पोर के नाम से जान रहे हैं। तो यहां पर क्लियर करा दूं मैं कि कभी आपसे सेक्सुअल स्पोर्स पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अपने पास अभी तक दो स्पोर्स के नाम आ गए, एक तो oospore और एक जाइगोस्पोर, दोनों ही सेक्सुअल स्पोर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे हम पढ़ेंगे, एक आएगा आपके सामने नाम एस्कोस्पोर्स और एक आएगा बेसिडियोस्पोर। तो एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स भी क्या है, सेक्सुअल स्पोर्स है। तो चार सेक्सुअल स्पोर्स के नाम कौन कौन से हो गए, एक oospore हुआ, दूसरा जाइगोस्पोर हुआ, एक एस्कोस्पोर्स होगा और एक बेसिडियोस्पोर्स होगा। दीज आर द सेक्सुअल स्पोर्स। नाउ दिस जाइगोट और यू कैन से जाइगोस्पोर इट विल अंडरगो द मियोसिस। इन डिप्लॉइड न्यूक्लियाई में मियोसिस हो जाएगा एंड जब इनमें मियोसिस होगा देन दे विल गिव राइज टू द हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बन के आ जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बन के आ जाएंगे एंड दीज हैप्लॉइड स्पोर्स दे विल अंडरगो जर्मिनेशन एंड गिव राइज टू द हैप्लॉइड माइसीलियम। ये हैप्लॉइड माइसीलियम का फॉर्मेशन यहां पर करा देते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस चला, इसी पूरे प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर ब्रैकेट में एक बात आपको दिख रही है कि गैमीटेंजियल कॉपुलेशन को हमने बोल दिया है आइसोगेमी हो रही है यहां पर। तो आइसोगेमी इस बिहाफ पे हम इसको बोलते हैं कि अलग अलग माइसीलियम से जो गैमीट्स आ रहे हैं बनके दे आर मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। वो कैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल है और मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल गैमीट्स अगर फ्यूज हो रहे हैं तो हम उसको आइसोगेमी मानते हैं। और इस तरह का जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो देखने को मिलता है वो जाइगोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। तो ये गैमीटेंजियल कॉपुलेशन और गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट अपन ने यहां पर बात कर ली है। पहला तो अपन ने देखा। अब दो टाइप और आ सकते हैं यहां पर सेक्सुअल फ्यूजन के, जिसमें एक आता है सोमैटोगेमी और एक आता है स्पर्मेटाइजेशन। जब हम सोमैटोगेमी की बात करते हैं तो सेक्स ऑर्गन्स दे आर नॉट फॉर्म्ड इन केस ऑफ सोमैटोगेमी, यानी यहां पर गैमीटेंजियम जो कि सेक्स ऑर्गन्स हैं फंजाई के वो यहां पर नहीं बनेंगे। यहां पर होता क्या है,
दो हाइफी जो होते हैं दे डायरेक्टली कम क्लोज टू ईच अदर एंड गेट फ्यूज्ड। दो, अगर मान लीजिए अपन आगे देखेंगे इसको, लेकिन यहां पर समझ लीजिए कि मान लीजिए ये दो अलग अलग हाइफी हैं, ये डायरेक्टली क्या होंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे। दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड गेट डायरेक्टली फ्यूज्ड। ये आके यहां पर इस तरीके से फ्यूजन कर लेंगे। तो इस तरह का जो टाइप होता है जिसमें दो अलग अलग हाइफा हैं और वो पास आते हुए डायरेक्टली एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं, तो इस टाइप को क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं हम सोमेटोगेमी। और सोमेटोगेमी जो है वो आपको देखने को मिलेगी एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में, ये एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिलती है। तो साथ ही साथ इट इज ऑल्सो फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, ये बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में भी देखने को मिलेगी। ये सब बातें अपने आगे काम आ जाएंगी, तो ध्यान रखें इसको कि सोमेटोगेमी और एस्कोमाइसिटीज में मिलती है और साथ ही साथ बेसिडियोमाइसिटीज में भी देखने को मिलती है। फिर अगर हम बात करें स्पर्मेटाइजेशन की, तो स्पर्मेटाइजेशन जो होता है ये बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में मिलता है और यहां पर भी सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं वो फॉर्म नहीं होते। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे फंजाई जहां पर यूनिन्यूक्लिएटेड थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर लाइक बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाए, तो उस केस में उन स्पोर्स जो नॉन मोटाइल स्पोर्स बन रहे हैं उनको कहा जाता है स्पर्मेशिया और पिक्नियोस्पोर, जो कि एक तरह के नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स होते हैं। तो ये जो इवेंट चलेगा ये कहलाता है स्पर्मेटाइजेशन। यहां पर डायरेक्ट हाइफी का फ्यूजन की बात भी नहीं हो रही, यहां पर बात क्या हो रही है कि कुछ फंजाई के अंदर यूनिन्यूक्लिएटेड थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं जिनको हम स्पर्मेशिया या पिक्नियोस्पोर्स बोल सकते हैं और ये रेस्पॉन्सिबल होंगे वहां पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए। तो स्पर्मेटाइजेशन जो है ये बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ मेंबर्स में देखने को मिल सकता है। इट इज फाउंड इन द सम मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में वैसे तो मेनली सोमेटोगेमी ही होती है, लेकिन कुछ मेंबर्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, स्पर्मेटाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो चार टाइप की बात हुई यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एक तो टाइप आया यहां पर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, दूसरा आया गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, तीसरा सोमेटोगेमी और चौथा आता है स्पर्मेटाइजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब यहां पर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं। चलिए जी, फंजाई के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि जब भी हम फंजाई को क्लासिफाई करते हैं तो जो क्राइटेरिया लिया जाता है, जो बेसिस लिया जाता है, वो क्या लिया जाता है, दैट फंजाई दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर्स को लेते हुए हम फंजाई को क्लासिफाई करते हैं। अब यहां पर जो कैरेक्टर्स लिए जा रहे हैं दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी या उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, ये एक कैरेक्टर लिया जाएगा। दूसरा कैरेक्टर जो लेते हैं दैट इज द मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कि स्पोर का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस प्रकार से वहां पर हो रहा है या कौन से वहां पर स्पोर्स बन रहे हैं। फिर फ्रूटिंग बॉडीज की जो फ्रूटिंग बॉडीज बनेगी वो भी एक क्राइटेरिया लिया जाता है और साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो क्राइटेरिया हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं, इनके बेसिस पर फंजाई को यहां पर चार क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। पहली क्लास आती है फाइकोमाइसिटीज, दूसरी आती है एस्कोमाइसिटीज, तीसरी बेसिडियोमाइसिटीज और चौथी आती है ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को कॉमनली हम एल्गल फंजाई बोल देते हैं, एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई भी बोला जाता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई भी बोलते हैं और ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि आपसे पूछा जाए कि फंजाई को किन कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और चार क्लासेस हमारे सामने जो आती हैं वो कौन सी आती हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। और इनके कॉमन नेम भी याद रखिएगा कि फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई भी कहा जाता है, एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई और ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है। चलिए एक एक करके इन क्लासेस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम क्लास फाइकोमाइसिटीज को यहां पर लेके चल रहे हैं। अब देखिए, फाइकोमाइसिटीज दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज लोअर फंजाई, इसको लोअर फंजाई भी कहा जाता है। जितनी भी हम क्लासेस की यहां पर बात कर रहे हैं, 3 पॉइंट्स आप दिमाग में रखिएगा यहां पर। पहला तो आपको इसका
माइसीलियम के स्ट्रक्चर को आपको तीनों को जो डिफरेंशिएट करेंगे अपन चारों क्लासेस में, एक तो माइसीलियम के स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखें, ठीक है। दूसरा, आप यहां पर किस तरह के स्पोर्स बन रहे हैं ये ध्यान में रखें, फ्रूटिंग बॉडीज कैसी बन रही हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर किस प्रकार से, तब हम इन चारों को आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए, फाइकोमैसिटीज में अगर हम इसके हैबिटेट की बात करते हैं कि किस किस हैबिटेट में फाइकोमैसिटीज के मेंबर्स देखने को मिलते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द एक्वेटिक हैबिटेट। और यही रीजन है कि फाइकोमैसिटीज को हम एल्गल फंजाई भी बोल देते हैं। व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ एल्गल फंजाई? बिकॉज ऑफ इट्स एक्वेटिक हैबिटेट, कि इसके मेंबर जो हैं दे आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक हैबिटेट, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज एल्गल फंजाई। साथ ही साथ दे आर ऑल्सो फाउंड ऑन डिकेइंग वुड, डिकेइंग वुड पर भी ये देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में मिलते हैं। और इसके अलावा दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, ये प्लांट्स पर एक ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह भी आपको मिल सकते हैं। तो ध्यान रखें, इनका हैबिटेट एक्वेटिक भी हो सकता है, इसके अलावा डिकेइंग वुड पर भी ये मिलते हैं, मॉइस्ट या डैम्प प्लेसेस में मिल सकते हैं, तो प्लांट्स पर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। फिर आती है यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इसका माइसीलियम किस नेचर का होता है। तो अगर इसके माइसीलियम की अपन बात करें तो माइसीलियम जो होगा वो एसेप्टेट होगा, सिनोसिटिक होगा और ब्रांच्ड होगा। देखिए डायग्राम के अंदर ब्रांचिंग दिख रही है आपको, मींस ये ब्रांच्ड नेचर है इसका। फिर पूरे माइसीलियम में आप देख लिए कहीं भी कोई सेप्टा फॉर्म नहीं हो रहा है, मींस ये एसेप्टेट नेचर का हो गया। और कई सारे न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन रही है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहां पर जो बन रही है वो क्यों बन रही है? बिकॉज ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अगर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के कारण बनती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? सिनोसाइटिक बोल देते हैं। तो ये माइसीलियम जो यहां पर बन रहा है वो सिनोसिटिक नेचर का माइसीलियम होगा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे कि फाइकोमैसिटीज का जो माइसीलियम है वह एसेप्टेट है, सिनोसाइटिक है और ब्रांच नेचर का होगा। अब बात आती है कि यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह के स्पोर्स बन रहे हैं, कौन से एसेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहां पर कैसा हो रहा है। अगर हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये जूस्पोर्स के द्वारा हो सकता है, ए प्लानोस्पोर्स के द्वारा हो सकता है या कोनिडिया के द्वारा हो सकता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि जूस्पोर्स, ए प्लानोस्पोर्स, ये दोनों तो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, जबकि कोनिडिया ये भी एक एसेक्सुअल स्पोर है। यानी ये सभी के सभी क्या हैं? ये स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनिडिया सब क्या है? दीज आर द एसेक्सुअल स्पोर्स। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाइकोमैसिटीज के मेंबर में एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा होगा, और वो एसेक्सुअल स्पोर्स या तो स्पोरेंजियोस्पोर्स हो सकते हैं जिसमें जूस्पोर्स भी हो सकता है, एप्लानोस्पोर्स भी हो सकता है, और एक होगा कोनिडिया। अगर हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इट मे बी आइसोगेमस और एनाइसोगेमस और यू कैन से ऊगेमस, तीनों ही तरह का यहां पर इनके मेंबर्स में दिख सकता है। अब फाइकोमैसिटीज को फर्दर क्लासिफाई किया गया दो ग्रुप्स के अंदर, दैट इज oomacetes एंड zygomacetes। तो ध्यान रखें, फाइकोमैसिटीज को फर्दर दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, oomacetes में और zygomacetes में। अब ये oomacetes और zygomacetes का जो माइसीलियम है दोनों में सेम है, यानी एसेप्टेट, सिनोसिटिक और ब्रांच नेचर का होगा। ध्यान रखें, माइसीलियम ऑफ बोथ oomacetes एंड zygomacetes इज सेम। वो स्ट्रक्चर में कैसा होगा? सेम होगा, यानी सिनोसिटिक और एसेप्टेट नेचर का होगा। तो माइसीलियम में तो कोई डिफरेंस आया नहीं, लेकिन इनके रिप्रोडक्शन में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और यही वजह रही कि फाइकोमैसिटीज को oomacetes और zygomacetes में क्लासिफाई किया गया कि दे आर डिसिमिलर इन देयर मेथड ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले अगर हम oomacetes को देखें तो oomacetes में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा बाय मींस ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स, और यहां पर जो स्पोरेंजियोस्पोर्स बनेंगे वो बनेंगे मोटाइल नेचर के, यानी जूस्पोर्स। तो साथ ही साथ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन oomacetes आल्सो कैरीड आउट बाय मींस ऑफ कोनिडिया। कोनिडिया फॉर्मेशन भी आपको यहां देखने को मिलेगी, मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया था, वापस से यहां पर आपके बात सामने आ गई अब
कि ओमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं वहां पर जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे और उसके द्वारा जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, तो वो जो एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे वो कौन से होंगे? स्पोरेंजियोस्पोर्स होंगे, कोनिडिया। और यहां पर पर्टिकुलरली ओमाइसिटीज में जो स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं वो मोटाइल नेचर के होते हैं, यानी ज़ूस्पोर्स कहलाएंगे। अगर हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर जो टाइप ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन मिलता है दैट इज गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बात बता दी थी कि ओमाइसिटीज के मेंबर में क्या देखने को मिलता है? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है, और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट पूरी तरह से हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आते हैं ओमाइसिटीज के। एक आता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, एंड दिस फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस इट कॉजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको मेमोराइज करना ही है, लर्न करना है आप लोगों को कि फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से कौन सी डिजीज होती है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एंड दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेमाइन ऑफ आयरलैंड ऑफ 1845। तो ध्यान रखना है इसको। फिर एक और एग्जांपल आता है इसमें, पाइथियम, डैम्पिंग ऑफ डिजीज इन टोबैको एंड वेजिटेबल, से ये डिजीज कॉज हो रही है। तो एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहां पर एल्बुगो कैंडिडा, या इसको हम सिस्टोपस कैंडिडस भी बोल देते हैं। एंड दिस एल्बुगो कैंडिडा इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाइट रस्ट और व्हाइट स्पॉट डिजीज इन क्रूसीफर्स। क्रूसीफर्स के अंदर एक डिजीज कॉज करता है ये, तो याद रखें, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स कॉज्ड बाय एल्बुगो कैंडिडा। एक आता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ये बाजरे में एक डिजीज ऑब्टेन करता है, दैट इज ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। चलिए एक और मेंबर की बात आती है यहां पर, जो एक ग्रुप और बनाया हमने ओमाइसिटीज के बाद ही, दैट इज जाइगोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज का एक और ग्रुप है जाइगोमाइसिटीज। मैंने बता ही दिया ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज का माइसीलियम तो बिल्कुल सेम है, सिनोसिटिक और किस नेचर का? लगा ब्रांचिंग तो होगी, सिनोसिटिक होगा, और साथ ही साथ वो एसेप्टेट नेचर का होगा। लेकिन डिफरेंस यहां पर एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो अब यहां पर देखते हैं कि यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा दैट इज आल्सो कैरीड आउट बाय मींस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, और यहां पर जो एसेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं वो कौन से? स्पोरेंजियोस्पोर्स ही बन रहे हैं, लेकिन किस नेचर के? नॉन मोटाइल नेचर के, यानी ए प्लानोस्पोर्स बनते हैं। क्या यहां कोनिडिया बना? नहीं बना, यानी जाइगोमाइसिटीज के अंदर कोनिडिया फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। केवल यहां पर जो एसेक्सुअल स्पोर बनेगा वो कौन सा बनेगा? स्पोरेंजियोस्पोर, जो कि नॉन मोटाइल नेचर का होगा, और नॉन मोटाइल नेचर के स्पोरेंजियोस्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? ए प्लानोस्पोर्स बोलते हैं। फिर बात आती है यहां पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। जाइगोमाइसिटीज के मेंबर में जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का जो टाइप देखने को मिलता है दैट इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। ये भी हमारा अभी डिस्कस हो गया था कि गैमेटेंजियल कॉपुलेशन क्या होता है। तो ध्यान रखें, ओमाइसिटीज में तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट मिलेगा, जबकि जाइगोमाइसिटीज के अंदर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन देखने को मिलता है। अब कुछ एग्जांपल्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। जाइगोमाइसिटीज का एक एग्जांपल आता है पाइलोबोलस, एंड दिस पाइलोबोलस इज कॉप्रोफिलस इन नेचर। कॉप्रोफिलस का मतलब होता है डंग लविंग। तो पाइलोबोलस जो है ये एक डंग लविंग फंजाई कहलाएगा। कॉप्रोफिलस नेचर का मतलब है डंग लविंग। तो पाइलोबोलस क्या है? एक डंग लविंग फंजाई है, इट कैन ग्रो ऑन डंग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है राइजोपस और म्यूकर, दोनों ही कॉमनली ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पर जो फंजाई ग्रो कर जाती है वो क्या है? राइजोपस और म्यूकर ही है। तो इसीलिए इनको कॉमनली ब्रेड मोल्ड बोल दिया जाता है, दे प्रेफर टू ग्रो ऑन ब्रेड, इसी वजह से इसको ब्रेड मोल्ड बोला गया है। यहां पर आपको ये डायग्राम नजर आ रहे हैं, एक तो राइजोपस का है, दूसरा म्यूकर का है। आप देखिए ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये फंगल फिलामेंट, ये इसको बोला आपने स्पोरेंजियोफोर, और इस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर ये स्पोरेंजियम बन रहा है, और ये जो स्पोरेंजियम यहाँ बनता है ये ब्लैक कलर का बनता है, और इसके अंदर यहाँ पर ये स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक इसी तरीके से म्यूकर में भी ये फंगल फिलामेंट वही स्पोरेंजियोफोर बना, स्पोरेंजियम बना, और स्पोरेंजियम के अंदर ये स्पोर्स बन के आ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इनको तो आपको लर्न करना ही है। राइजोपस और म्यूकर आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। तो ये जाइगोमाइसिटीज के दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको याद रखने ही हैं। फिर आता है नेक्स्ट फंजाई का एक और क्लास, दैट इज एस्कोमाइसिटीज। और एस्कोमाइसिटीज दे आर कॉमनली नोन एज सेक फंजाई। कि अगर यहां पर हम देखते हैं इसके सोमैटोगेमी में, तो यहां पर एक बॉडी बन के आती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर बन के आता है, जिसको एस्कस कहा जाता है। तो वो एस्कस के कारण ही यहां पर इसका नाम क्या पड़ा? सेक फंजाई नाम पड़ा। तो एस्कोमाइसिटीज दे
द मेंबर्स ऑफ एस्कोमैसिटीज दे आर कॉमनली नोन एज सेक फंजाई। अब ज्यादातर इसके जो मेंबर्स होंगे वो मल्टीसेलर ही होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी है इसके अंदर जो कि यूनिसेलर नेचर का है, यानी वो एक्सेप्शनल केस हो गया एक तरीके से। तो रेयरली यूनिसेलर हो सकता है और वो है यीस्ट। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे कि जो यूनिसेलर फंजाई है वो कहां पर किस क्लास में को बिलोंग करती है, तो एस्कोमैसिटीज को। और वो कौन सा एग्जाम्पल है जो कि यूनिसेलर नेचर का है, वो है यीस्ट। यहां पर भी अगर हम इसके हैबिटेट की बात करते हैं तो इनका जो हैबिटेट होगा, दे ग्रो ऑन डेड और डिकेइंग मैटर, मींस दे आर सैप्रोफाइटिक इन नेचर, ठीक है। ये डिकम्पोज कर देते हैं तो डिकम्पोजर्स की तरह ऐड करते हैं, लिविंग पर भी ग्रो करते हैं यानी पैरासिटिक नेचर के भी होंगे, और डंग पर ग्रो करते हैं इसलिए कोप्रोफिलस नेचर भी इनका होगा। तो हैबिटेट ऐसा ही होगा जहां पर वो मिल रहा है कि अगर वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर मिल रहा है मींस सैप्रोफाइट हो गए, अगर वो कोई डिकम्पोज्ड मैटर पर ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है तो डिकम्पोजर्स भी होगा, किसी लिविंग होस्ट पर ग्रो कर रहा है तो पैरासिटिक हो गए, डंग पर ग्रो कर रहा है तो वो कोप्रोफिलस नेचर के हो गए। अब यहां पर एस्कोमैसिटीज के मेंबर के अंदर जो माइसीलियम का स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार होता है। यहां पर जो माइसीलियम मिलेगा वो सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा। यहां पर इसके माइसीलियम आपको क्या देखने को मिलेंगे, सेप्टा मिलेंगे, और सेप्टा मिल रहे हैं तो अब कंडीशन क्या हो गई, सेप्टेट। फाइकोमैसिटीज के मेंबर में कैसा था माइसीलियम, एसेप्टेट नेचर का था, सिनोसाइटिक था, ठीक है, लेकिन यहां सिनोसिटिक कंडीशन नहीं होगी, यहां पर यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलेगी क्योंकि सेप्टा बन गए बीच बीच में, तो यहां सिनोसिटिक कंडीशन नहीं होगी, यहां पर सेप्टेट और ब्रांच बोलेंगे। अब इन सेप्टा के बीच बीच में क्या होंगे, सिंपल पोर्स पाए जाते हैं, तो सिंपल पोर्स दे आर प्रेजेंट इन द सेप्टम। These simple pores they allow the cytoplasm to pass through it। ये साइटोप्लाज्म को तो पास होने देता है लेकिन they do not allow the nucleus to pass, ये न्यूक्लियस को पास नहीं होने देगा। तो ध्यान रखना है कि ये जो पोर्स बने हैं ये सिंपल पोर्स होंगे जो कि साइटोप्लाज्म को तो अलाउ कर देगा लेकिन न्यूक्लियस को अलाउ नहीं करेगा। फिर एस्कोमैसिटीज में रिप्रोडक्शन की बात आती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एस्कोमैसिटीज इट इज कैरीड आउट बाय मींस ऑफ कोनिडिया। तो यहां पर कोनिडिया फॉर्मेशन मिलेगा। अभी पहले अपन ने देखा था कि कोनिडिया कहां बन रहा था फाइकोमैसिटीज में, ऊमैसिटीज के मेंबर में, और यहां एस्कोमैसिटीज में भी वो कोनिडिया फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो यहां पर जो टाइप मिल रहा है दैट इज सोमेटोगेमी, और साथ ही साथ यहां पर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। पहले भी आया था हमारे सामने कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट कहां मिल रहा था, इन द मेंबर्स ऑफ ऊमैसिटीज, ऊमैसिटीज में। और साथ ही साथ अब एक और मेंबर आ गया कि एस्कोमैसिटीज के मेंबर्स में भी हमें गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन यहां पर सोमेटोगेमी जो होता है इट मेनली अकर्स इन द मेंबर्स ऑफ द एस्कोमैसिटीज। तो ध्यान रखें सोमेटोगेमी भी है और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट दोनों देखने को मिलते हैं एस्कोमैसिटीज के मेंबर में, लेकिन सोमेटोगेमी जो होगा इट मेनली फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ सेक फंजाई। अब ये पूरा डायग्राम हमें समझाता है कि किस तरीके से सोमेटोगेमी परफॉर्म होती है सेक फंजाई के मेंबर्स में यानी एस्कोमैसिटीज के मेंबर्स में। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि सोमेटोगेमी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई सेक्स ऑर्गन फॉर्म नहीं होगा, नो सेक्स ऑर्गन फॉर्म, किसी भी प्रकार के कोई सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन यहां पर नहीं होगा, यानी कोई गैमेटेंजिया नहीं बन रहा। यहां पर हुआ क्या, देयर विल बी द डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ द हाइफी, दो हाइफी का डायरेक्ट फ्यूजन होता है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ हाइफा, यहां पर दो हाइफी का डायरेक्ट फ्यूजन देखने को मिलता है। देखिए ये दो अलग अलग हाइफी हैं, व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर दैट डायरेक्टली फ्यूजेस विद ईच अदर, और ये दोनों ही यहां पर डायरेक्ट फ्यूज हो गए। जब ये दोनों ही आपस में डायरेक्ट फ्यूज हो जाएंगे तो इनका सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होगा, यानी क्या परफॉर्म हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप दैट इज प्लाज्मोगेमी। तो ये पहला स्टेप परफॉर्म हो गया व्हेन बोथ ऑफ दीज हाइफी दे come close to each other and get fused, the cytoplasm of both these hyphae fuses with each other। लेकिन यहां पर जब इनका फ्यूजन हुआ तो केवल साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं हुए। तो फिर आपकी बात तो समझ में आ गई होगी कि अब यहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जिसमें
दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई यहां पर प्रेजेंट होंगे एंड दैट सेल इज नोन एज द डाइकैरियन। तो यहां पर अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक इंटरमीडिएट स्टेज देखने को मिल रही है प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच, दैट इज डाइकैरियन। तो ये डाइकैरियोफेज यहां पर आ गई है बीच में। अब जब ये डाइकैरियन का फॉर्मेशन यहां हो जाता है तो इस फंगल फिलामेंट का एक्सटेंशन होता है और ये फंगल फिलामेंट एक्सटेंड होते हुए एक स्ट्रक्चर बना देता है दैट इज नोन एज एस्कोजीनस हाइफी। When this ascogenous hyphae is formed, both of these haploid nuclei they migrate into this ascogenous hyphae। कहां पर आ जाएंगे ये दोनों ही न्यूक्लियस, इस ascogenous hyphae के अंदर पहुंच चुके होंगे। ये दोनों ही हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर बना जिसके अंदर दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आ चुके हैं, यानी ये एस्कोजिनस हाइफी ही अब क्या कहलाता है, एस्कस कहलाता है। सो अ बैग लाइक और अ सेक लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म दैट कंटेन द टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इज टर्म्ड एज अ एस्कस। और यही एस्कस के कारण हम इस एस्कोमाइसिटीज को क्या नाम दे रहे हैं, सेक फंजाई नाम देते हैं। फिर ये जो फंगल फिलामेंट है माइसीलियम जो है, ये लगातार इसको एस्कस को सराउंड करना स्टार्ट कर देता है। मींस द फंगल फिलामेंट इट सराउंड्स दिस एस्कस। प्लाज्मोगेमी हो चुकी थी, अब यहां पर होना क्या है कि ये एस्कस के अंदर दो जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी यहां पर न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, दैट इज टर्म्ड एज कैरियोगेमी। तो ये दूसरा स्टेप हो गया सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, कि पहला तो प्लाज्मोगेमी हो चुकी है, दूसरा यहां पर कैरियोगेमी हो गई। अब जैसे ही कैरियोगेमी परफॉर्म होगी तो दोनों ही हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के फ्यूजन होने के कारण डिप्लॉइड न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। क्या बन के आ गया यहां पर, ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। नाउ दिस डिप्लॉइड न्यूक्लियस अंडरगो मियोसिस। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा स्टेप आ गया यहां पर, दैट इज द मियोसिस। अब जब मियोसिस हो जाएगा डिप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर, देन इट विल फॉर्म्स द 4 हैप्लॉइड स्पोर्स इन एस्कस। एस्कस के अंदर कितने हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स यहां पर बन जाएंगे एंड दीज हैप्लॉइड स्पोर्स आर टर्म्ड एज एस्कोस्पोर्स। तो ये एस्कोस्पोर्स यहां बने, ये किस नेचर के हैं, हैप्लॉइड नेचर के हैं। अब ये जो एस्कोस्पोर्स यहां पर बन रहे हैं कब बन रहे हैं, ड्यूरिंग द सोमेटोगेमी। और सोमेटोगेमी एक तरह का सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। मींस दीज एस्कोस्पोर्स दे आर द सेक्सुअल स्पोर्स। क्या है ये, सेक्सुअल स्पोर्स हैं। याद करिए अभी तक हमारे पास 2 सेक्सुअल स्पोर्स के नाम आए थे, एक तो ऊस्पोर बन रहे थे, हमने कहा था उनको सेक्सुअल स्पोर, एक आया था जाइगोस्पोर, वो भी सेक्सुअल स्पोर था। तीसरा एक सेक्सुअल स्पोर का नाम हमारे सामने आया है एस्कोस्पोर। सो एस्कोस्पोर्स आर आल्सो नोन एज सेक्सुअल स्पोर्स। अब लगातार ये फंगल फिलामेंट इसको कंटिन्यूसली कवर करते हुए जाएगा, सराउंड करते हुए जाएगा और साथ ही साथ इन एस्कोस्पोर्स में फिर वापस से क्या हो सकता है, माइटोसिस हो सकता है। और जब माइटोसिस हो जाएगा तो अब ये 4 से कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यानी इस एस्कस के अंदर अब आपको कितने 8 एस्कोस्पोर्स नजर आते हैं। यहां पर कितने नजर आ रहे हैं, यहां पर तो ये 4 हैं। अब यहां पर एस्कोस्पोर्स कितने हो गए, 8 एस्कोस्पोर्स बन चुके हैं यहां पर। तो ध्यान रहे कि सबसे मिनिमम एस्कोस्पोर जो बनते हैं वो कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। जनरली जो बनते हैं वो कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। यूजुअली जो होंगे वो कितने बनेंगे, यूजुअली तो एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं वो कहां बन रहे हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द एस्कस एंड दिस एस्कस इज सराउंडेड बाय द फंगल फिलामेंट। अब ये जो फंगल फिलामेंट ने इस एस्कस को कवर करके रख रखा है, इस पूरी फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या नाम दे देते हैं, इट इज टर्म्ड एज एस्कोकार्प। तो नाम एक और आया हमारे सामने कि आपसे पूछा जाए एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहा जाता है, तो उसकी फ्रूटिंग बॉडी को कहा जाता है एस्कोकार्प। अब ध्यान रखें कि ये जो फ्रूटिंग बॉडी यानी एस्कोकार्प बना, ये किसमें मदद करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा एस्कस और साथ ही साथ एस्कोस्पोर्स को। साथ ही साथ इट ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करता है। तो साथ ही साथ ये एस्कोकार्प प्रोवाइड करता है सपोर्ट, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसका फंक्शन आपके सामने आ गया कि ये जो पूरी फ्रूटिंग बॉडी यहां पर बनी, ये प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है टू द एस्कस एज वेल एज टू द एस्कोस्पोर्स। फाइनली दिस एस्कोकार्प एंड एस्कस इट गेट्स रप्चर एंड रिलीजेस द
हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स। ये हैप्लॉइड एस्कोस्पोर जो होते हैं ये एस्कस और एस्कोकार्प के रप्चर होने के बाद एनवायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। एंड फाइनली दीज एस्कोस्पोर्स दे अंडरगो जर्मिनेशन, इनका जर्मिनेशन होगा एंड दे गिव राइज टू द हैप्लॉइड माइसीलियम। ये वापस से एक नया हैप्लॉइड माइसीलियम का फॉर्मेशन करा देंगे। तो आई थिंक आपको ये पूरा जो इवेंट चला है सोमेटोगेमी का ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों स्टेप्स परफॉर्म हुए, प्लाज्मोगेमी भी हुआ, साथ ही साथ कैरियोगेमी भी परफॉर्म हुआ और मियोसिस भी हुआ। और प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बन के आया दैट इज द डाइकैरियन विच इज द सेल दैट कंटेन्स द टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। फाइनली जब ये डाइकैरियन बन जाता है तो एस्कोजीनस हाइफी बनेगी और वो दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई उसके एस्कोजीनस हाइफी में माइग्रेट कर जाता है तो वो एस्कस बन जाता है। उस एस्कस में जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं वो जब फ्यूज होते हैं तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है और जब उसमें मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स बनते हैं। और ये जो एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं वो क्या हैं, एक तरीके से सेक्सुअल स्पोर्स हैं। तो मिनिमम अमाउंट के एस्कोस्पोर जो एक एस्कस में बनते हैं वो 4 बनते हैं। यूजुअली एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और जो कंप्लीट फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसको हम एस्कोकार्प बोलते हैं। और ये एस्कोकार्प एस्कस और एस्कोस्पोर्स को एक तरीके से प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। जब ये रप्चर होता है तो एस्कोस्पोर्स रिलीज हो जाते हैं और वो जर्मिनेट होते हुए एक नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करवा देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोमेटोगेमी। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी बनी जिसको हमने कहा एस्कोकार्प, ये एस्कोकार्प के 3 अलग अलग टाइप आपको देखने को मिल सकते हैं। एक होता है क्लिस्टोथीसियम, एक बनता है पेरिथीसियम, एक बनता है एपोथीसियम। अगर हम क्लिस्टोथीसियम की बात करें तो क्लिस्टोथीसियम जो बनता है वो इस तरीके से क्लोज्ड और बॉल शेप्ड बनेगा और इनके अंदर ये एस्कस होंगे और इन एस्कस में ये एस्कोस्पोर्स बनते हैं। तो इस तरह का अगर कोई एस्कोकार्प बन रहा है जो कि कंप्लीटली क्लोज्ड है, बॉल शेप्ड है, तो वो क्लिस्टोथीसियम कहलाता है। फिर अगर हम बात करते हैं पेरिथीसियम की, तो पेरिथीसियम जो बन के आता है वो एक तरीके से फ्लास्क शेप्ड बनेगा। इस तरीके से फ्लास्क शेप बनता है और यहां पर ये इस तरीके से फ्लास्क शेप बनेगा और इसमें ये एस्कस और उस एस्कस के अंदर यहां पर आपको मिलेंगे ये एस्कोस्पोर्स। तो ये कहलाता है पेरिथीसियम। और एक बनता है यहां पर एपोथीसियम। अगर हम एपोथीसियम की बात करें तो एपोथीसियम जो बन के आता है वो ओपन डिस्क शेप्ड बन के आता है। तो यहां पर ये इस प्रकार से ओपन डिस्क शेप्ड बन के आ जाएगा। ये ओपन डिस्क शेप बन के आ गया। तो ये 3 अलग अलग टाइप के एस्कोकार्प हो गए। एक तो क्लिस्टोथीसियम हुआ जो कि क्लोज्ड और बोल शेप्ड है, पेरिथीसियम जो है वो एक फ्लास्क शेप्ड है और एपोथीसियम जो है वो एक डिस्क शेप्ड है, ओपन डिस्क शेप्ड की फॉर्म में बन के आ रहा है।